जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले वादा किया था कि यूपीएसआई के पोस्ट डिटेल को बताने के बाद में हम यूपीएसआई का एक कंप्लीट रणनीति का वीडियो लेकर के आएंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसको छोड़ करके जाना है यहाँ पर, उसके लिए बेस्ट सोर्सेज यहाँ पर क्या क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सा नोट्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तमाम तरह की ऐसी सारी बातें हम करने वाले हैं कि तैयारी के दौरान जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो यहाँ पर क्या होती है। और मेरे भाई कौन सी चीज़ें डूज़ हैं, कौन सी चीज़ें डोंट हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तमाम तरह की बातें। क्योंकि देखिए आपको भी पता है काफ़ी समय के बाद में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है और इस संख्या बढ़ने के भी आसार लग रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी मेरे भाई नौकरी से हाथ धुला सकती है और ये इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने बहुत वक्त लिया और लेकर के काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी एनालिसिस की। और मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ तो वैसे नहीं होता कि हाँ रात भर किया काम सुबह लेकर के आ गए। हफ्ते 10 दिन का वक्त लगता है, सारी चीज़ एनालाइज करते हैं, प्रॉपर वे में बनाते हैं, तब आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये 5 चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी थोड़ा इसके बारे में पता चल जाए। दूसरा, थोड़ा हम कट ऑफ को लेकर के एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तीसरा, हम फेज़ वाइज रणनीति बनाएंगे। ये मैंने पहली बार मेरे भाई जो है वो कहीं पर भी किया हुआ है। हमने फेज़ वाइज रणनीति कभी भी नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के लिए जो है एक ही बार हम ऐसा बना देंगे कि आपको कभी सर्च ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पेपर के 30 दिन के पहले क्या करें, पेपर के 15 दिन के पहले क्या करें। अभी से लेकर के पेपर के दिन तक की हमारे पास में पूरी रणनीति है और अलग अलग फेज़ वाइज है। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज रणनीति बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है आपको, और अंतिम में आपका डूज एंड डोंट रहेगा। तो जो लोग नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर वीडियो को आराम से आप देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। तो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो यूपीएसआई का ये मेरे भाई आपका ये आया है, इसमें जो पदों की संख्या है वो हमारी कितनी है, 4543 है। और ये कई जगह पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बढ़ करके 8000 9000 तक भी जा सकता है, ठीक। अगर हम बात करें मेरे भाई वैकेंसी को लेकर के, तो देखो ये जो पोस्ट है आपका यूपीएसआई का, ये पोस्ट क्या है, यहाँ पर इसमें काम क्या होता है, वर्क प्रोफाइल इसकी क्या होती है। तो जो दरोगा मतलब सब इंस्पेक्टर का जो मेरे भाई यहाँ पर काम है वो एफआईआर को लिखवाना है, लिखना नहीं है, लिखवाना है। जांच पड़ताल मेरे भाई करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है, गश्ती पर जाना है, ठीक है, टीम को लीड करना हो गया। अपने एरिया में मेरे भाई, अपने थाने के आसपास मतलब जो भी आपका डिवीज़न होता है वहाँ पर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलें, ठीक है। इस तरह का ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर काम होता है। थोड़ी सी कई बार डेस्क ड्यूटी हो जाती है, थोड़ा सा फील्ड एक्शन हो जाता है, मतलब इज्जत भी है और जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और नो डाउट जब आपके बदन पर वर्दी चढ़ती है, जब उस पर सितारे लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप में एक पावरफुल नौकरी बन जाती है। आप आसपास के समाज में आपका एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही मेरे भाई ओहदा जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया और शानदार पोस्ट मानी जाती है। लेवल 6 की ये नौकरी है, जहाँ पर बेसिक पेमेंट 35,400 पर मंथ से शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। और जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है वो 42,000 से 50,000 के बीच में आ रही होती है, ठीक है। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अगर 8th पे कमीशन हो गया तो ये सैलरी 70,000 तक भी जा सकती है। अब अगर हम बात करें यहाँ जो पर्क और बेनिफिट है, देखो सरकारी नौकरियों का तो सबसे बड़ा फ़ायदा पहले हो जाता है कि आपको एचआरए मिलता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। तीसरा बाद में आपको पेंशन मिलता है। तो इन तरह की सुविधाएं यहाँ भी है। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, रहने के लिए आपको मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा आपको, ठीक है, ग्रेट्युटी मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यूनिफॉर्म जो 2 बार आपको मेरे भाई पैसे मिलते हैं, एक बार गर्मियों में यूनिफॉर्म सिलाने के अलग पैसे, सर्दियों के अलग पैसे, जूतों के भी आपको अलग पैसा मिल रहा होता है। बाकी ट्रेनिंग आप बहुत बढ़िया तरीके से आपको दी जाती है वेपन्स के, ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर में आपको रुकने की पूरी सुविधा रहती है। लिंक बहुत तगड़े हो जाते हैं। असल में यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी नेता मंत्री की रैली या बाकी चीज़ों को संभाल रहे हैं तो उनके साथ रहते रहते आपके लिंक्स बहुत तगड़े हो जाएंगे। और बाकी तो आपकी खुद की जॉब बहुत पावरफुल है ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब सिक्योरिटी है, बढ़िया रेपुटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हर कोई सेलेक्ट होना चाहता है, हर कोई यहाँ पर दरोगा बनना चाहता है। तो बनने के लिए जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं आपके कुल मिलाकर के 3 चरण। और 3 चरण के बाद में तब आपका
सिलेक्शन होता है। इसमें 2 बार पेपर नहीं होता है, इसमें पेपर सिर्फ एक ही बार होता है, वो होता है ऑनलाइन लिखित परीक्षा शुरू में। ठीक है, आप इस पेपर को दे देते हैं, उसके बाद में मेरे भाई आपका पीएसटी और पीईटी होता है। पीएसटी का मतलब शरीर का मेजरमेंट होता है कि हाइट कितना है, सीना कितना है। ठीक है, और पीईटी का मतलब कि जो दौड़ होती है, जो हमारा जंप होता है, कूद होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है लिखित परीक्षा में पास कर जाइए, उसके बाद में ये दोनों को पास कर जाइए, फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और अंत में एक मेरिट बनता है। उस मेरिट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, क्या जितने लोग मेरे भाई ऑनलाइन का लिखित परीक्षा देते हैं उन सबको यहाँ पर बुला दिया जाता है? तो नहीं, एक मेरिट बनती है, वैकेंसी का x गुना जो है वो कैंडिडेट लिया जाता है, उतने लोगों को बुलाया जाता है, उनका पीटी और पीएसटी होता है, फिर उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, फिर एक फाइनल मेरिट बनती है और उसी में से मेरे भाई बाकी लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो होता है वो प्रक्रिया होता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें जो पढ़ना था सर, वो यहाँ पर कितना पढ़ना था, क्या पढ़ना था, थोड़ा वो हमारा जो है आप बता देते हैं। तो मैं आपको दोस्त यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले इस बात को लेकर के, जो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा है हमारी, अब इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में मेरे भाई आपके कुल मिलाकर के जो है वो 4 विषय आपके हो जाते हैं और चारों के चारों बड़े प्यारे होते हैं। वो कौन होते हैं, वो ये देखिए। 4 विषय का आपका पेपर होता है मेरे भाई। हिंदी हो गया, मूल विधि, संविधान हो गया, उसके बाद में गणित हो गया और उसके बाद में आपका रीजनिंग हो गया। इन्हीं के बदले हुए नाम है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से तो सबके 40 सवाल यानी 160 आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सब जो है 2.5 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के 160 सवाल 400 नंबर का हो गया। ठीक है, 2 घंटे पूरे समय आपको दिया जाता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे रीजनिंग के 5 सवाल कम आ गए, मैथ के 5 ज़्यादा आ गए। पिछली बार की बात करें तो मैथ के 40 की जगह 30 सवाल आए थे, 5 इसमें बढ़ गए थे, 5 इसमें बढ़ गए थे। इस तरीके से करके हुआ था, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो 160 सवाल तो आने फिक्स है। यहाँ पर 400 अंकों का पेपर होगा, ये भी फिक्स है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो लोग इसमें पूरा अटेम्प्ट करके चलते हैं। मैंने कहा ना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देंगे, फिर हम स्ट्रेटजी पर लेकर के चलेंगे, अभी नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, जो मैंने कहा ना पिछली बार क्या हुआ था, इन 30 सवालों में गणित के 5 हमारे रीजनिंग में जो है वो बढ़ गए थे और 5 हमारे सामान्य ज्ञान में बढ़ गए थे और हुआ पूरा का पूरा 160 ही सवाल था। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज आपका आ जाएगा ये 40 है, ये 30 है, ये 30 है, नहीं, मिक्स रहेगा मेरे भाई पूरा का पूरा 160 आपका। ठीक है, जैसे कांस्टेबल का होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा हम मैथ्स का ही आपको वेटेज दिखा दें कि पिछली बार 40 सवाल थे, इस बार 30 सवाल थे, तो यहाँ पर क्या बदलाव हुआ। कई लोग ऐसा समझते हैं 2017 का पेपर कठिन था तो सारा चैप्टर ही कठिन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2017 और 2021 में अगर हम गणित की तुलना करें तो जैसे 17 में संख्या पद्धति के 2 सवाल थे तो 21 में भी उतने ही थे। 17 में HCF LCM के 3 सवाल थे तो 21 में 1 पूछ लिए। सिंप्लीफिकेशन के सेम रखे इन्होंने, अनुपात समानुपात के सेम रखे, साझेदारी आयु सेम रखा, औसत में थोड़ी कमी कर दी। जो 17 का जो पेपर कठिन बताया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर की वजह से बताया जाता है और वो होता है समय और दूरी, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 2017 में तो बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मतलब डूएबल थे, आसान थे, लेकिन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस था वो सबसे खतरनाक लेवल का था। और इसके चक्कर में बच्चा क्या कर रहा है, हर चैप्टर के ऊपर में बहुत मेहनत कर रहा है, हर चैप्टर का टफ लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है और उसके आधार पर मेरे भाई फिर उसके बाकी सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं, रीजनिंग छूट जा रहा है, मूल विधि संविधान छूट जा रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो है खाली गणित का टॉपर नहीं बनना, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर का टाइम देना है, इस बात को मानिए। अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, तो वो आपके लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है और मेरे भाई वो सबको बर्बाद कर सकता है, वो सबका टाइम वेस्ट कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ना एक सब्जेक्ट के टॉपर बनने के फिराक में मत रहिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको ओवरऑल स्कोर करके लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इस बात का ध्यान दीजिए आप यहाँ। ठीक है, अगर हम और बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो ये और वेटेज हो गया। तो 2017 में 38 से 40 सवाल पूछे गए थे और 21 में मेरे भाई 27 से लगभग आपके 30 सवाल पूछे गए। पूरा हमने ये ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, और मेरे भाई सेशन जो आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये PPT का PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें देख लेना और यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण नोट एक बात मैंने आपको लिखी है वो क्या लिखी है, बीजगणित, ज्यामिति, संख्याकिकी, क्रमशः संचय और प्रायिकता जैसे टॉपिक के पाठ्यक्रम में ना दिए गए थे और ना ही इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि
ठीक है। पता नहीं है क्या था, हालांकि डैश में इन सभी टॉपिक्स के सवाल पूछे, मतलब ये मेरे भाई 2017 की बात है यहाँ पे और 21 की बात है। तो ये जो टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर, इन जैसे टॉपिक्स जो है 17 मतलब कि यूपीएसआई के पाठ्यक्रम में ना ही दिए गए थे और ना ही से क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि यूपीएसआई में सभी टॉपिक्स सवाल पूछे भी गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स है मेरे भाई जो दिया ही नहीं गया। जब नोटिफिकेशन अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो उस टॉपिक्स का जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्वेश्चन आया। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ यूपीएसआई लिखा हुआ असल में यहाँ पे, बट वो पकड़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो यहाँ। तो ये टॉपिक्स भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो बैच हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर में हम ये सारा क्लैरिफाई करवा रहे हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैथ्स में मैंने आपको जितना भी दिखाया मेरे भाई यहाँ पर, ये आपके अपने यूपीएसआई बैच के अंदर में बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक हम सारा का सारा कवर करवा रहे हैं। जो टॉपिक्स आपका दिया गया है वो भी, जो नहीं दिया गया है वो भी, जिससे क्वेश्चन आया है मेरे भाई पूरी तरीके से। जहाँ पर टफ लेवल है टफ लेवल का, जहाँ आसान लेवल है आसान लेवल का, और कंप्लीट मैथ की तैयारी आप मेरे ऊपर में छोड़ दो। ये ऑलरेडी हम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मात्र 350 के फीस में करवा रहे हैं। 2 महीने के बाद पेपर हो तो इसकी मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, वैलिडिटी 2 महीने तक रहेगी। 3 महीने बाद हो 3 महीने तक रहेगी मेरे भाई। 1 साल बाद पेपर हो तो 1 साल तक की वैलिडिटी इसकी रहेगी। आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अभी बैच ये स्टार्ट हुआ है, जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ करके कट ऑफ के एनालिसिस की तरफ में, कि जैसे 400 नंबर का ये पेपर हुआ तो उसमें जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है। तो अगर हम अलग अलग वर्षों की बात करें, जैसे यहाँ पर बात करते हैं 2017 और 2021 को लेकर के, तो जनरल की जो कट ऑफ 17 में गई थी वो 252 गई थी, और 21 में जो कट ऑफ गई वो 316 गई, क्योंकि इससे पेपर की जो लेवल थी वो थोड़ी आसान थी। 17 में ईडब्ल्यूएस नाम की कोई कैटेगरी नहीं थी, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ 21 का ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। ओबीसी में 17 में मेरे भाई 230 गया था, यानी 400 में 230 नंबर आपको लेकर के आना है और आपको सेलेक्ट हो जाना है। ये बात 2017 की थी, लेकिन 21 में 305 तक आ गया। इस बार अगर आप पूछेंगे तो पेपर का लेवल हो गया, जिस तरीके से वैकेंसी हो गई, तो कट ऑफ भी इसी के इर्द गिर्द में रह सकती है। 5-10 नंबर ऊपर जाएगी बस, यहाँ पे नीचे तो नहीं आएगी, इतना मान के चलो। ये हमारा मेल का कट ऑफ है, नीचे हमारी महिलाओं का कट ऑफ हो गया। यहाँ पे लड़कियों का कट ऑफ हो गया कि सर 17 में 224 था, यहाँ पर 296 की एक ड्रास्टिक जंप लेकर के आ पाया। ठीक है, तो जो अंतिम मेरिट होता है ना मेरे भाई, वो इसी के आधार पर बनता है। पीटी और पीएसटी का कोई नंबर नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो वीडियो में हमने कहा था ना 5 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, 2 चीज़ों का डिस्कशन हमारा हो चुका है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान चुके हैं, किस तरह की नौकरी है, कितना पेमेंट मिलता है, क्या रहता है, कितने पद हैं इस बार। दूसरी बात हमने यहाँ पर जानकारी जो जाना वो ये जाना मेरे भाई, यहाँ कट ऑफ हमें कितना लेकर के आना है कि हम सेलेक्ट हो पाए। अब तीसरी बात हम बात करते हैं फेज वाइज रणनीति को लेकर के, कि हम पढ़ना कैसे। मैंने कहा ना, पहली बार मैंने दोस्त ऐसा किया है कि हम किसी का भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फेज वाइज रणनीति हम आप लोगों के लिए लेकर के आ पाए हैं। ठीक है, कि अलग अलग चरण में मेरे भाई आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, अलग अलग चरण में। एक फेज़ 1 आपका अलग हो गया, फेज़ 2 आपका अलग हो गया, इस तरीके से करके। और ज़रूरी भी था, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अभी की स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं और वो आपके अभी तक तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन पेपर के अंतिम 10 दिनों में वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता। उस समय आप सर्च कर रहे होते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरे भाई हमने एक बांटा इसको। हमने कहा अपनी रणनीति को 2 भागों में बांटी, एक फेज़ 1 में बांटी और एक फेज़ 2 में बांटी है। फेज़ 1 जैसे मान लीजिए पेपर की जो अटकलें हैं वो 2 महीनों की है, मैंने कहा मान लेते हैं 3 महीने के करीब में आपका ये पेपर होगा। तो शुरू के 3 महीने आपको क्या करना है, और यहाँ पर मेरे भाई 3 महीने के बाद में आपको क्या करना है। आपको अपने दिमाग में फिट करके चलना है कि 3 महीने के अंदर में मुझे अपने सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेना है, और ना सिर्फ मैथ का बल्कि सारी चीज़ों का। हम भी अपने बैच में पूरी तरीके से मेरे भाई मैथ्स का सिलेबस 3 महीने के अंदर में एंड अप कर देंगे, और इसके लिए हम 2 टाइम पर क्लासेस यूपीएसआई वाले बैच में चला रहे हैं। एक टाइम पर अरिथमेटिक और एक टाइम पर एडवांस, और बढ़िया से हम इसको पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, अगर पेपर नज़दीक आ गया तो वीओडी भी दे करके हम उस बैच को कंप्लीट कराएंगे, ताकि बच्चों का नुकसान किसी भी तरीके से ना हो। तो फेज़ 1 की जब बात आती है, ड्यूरिंग कोचिंग की बात आती है, जब आप सिलेबस कंप्लीट करने की बात करते हैं, तो उनके आपको इस 5 स्टेप को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लासेस लेनी है। जैसे मान लीजिए हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद में एक बार आपको पहले जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका पूरा रिविजन करिए। सीधा प्रीवियस ईयर किताब पर जंप मत कर जाइए, वहाँ पे पहले ठहरिए। जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार आप उसको पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के बाद में, रिवीजन करने के बाद में, तब आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर की किताब से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए एक रास्ते से हम आपको एक बार लेकर के चले गए, अब वो चीज़ तभी याद रहेगी मेरे भाई यहाँ पर जब आप 2 बार 3 बार उस रास्ते से होकर के जाओगे, तो ज़र्रा आपको याद होगा। तो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रखे लेकिन उसके ऊपर में पकड़ नहीं है। तो उसके लिए जो हमने
हमने आपकी यूपीएसआई वाली दरोगा वाली जो किताब गणित की बनाई है, आप पढ़ने के बाद में गणित का पूरा पूरा जो है प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिएगा। तो इसीलिए स्टेप नंबर 3 में लिखा है कि प्रीवियस ईयर किताब से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब आज ये स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। आप कहीं पर कोई टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो आप मेरे भाई वहाँ से क्विज़ दे दीजिए। अगर आप बैच से जुड़े हुए हैं तो बैच में मैं ऑलरेडी बच्चों को क्विज़ दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्विज़ दे दीजिए, ठीक है। अगर आपने कोई टेस्ट का प्लेटफॉर्म ले रखा है तो आप वहाँ से क्विज़ दे दीजिए। तो मेरे भाई प्रैक्टिस के बाद में आपको वहाँ पर क्या दे देना है, क्विज़ दे देना है। बाकी साप्ताहिक मॉक टेस्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो फेज़ 1 में ये ओवरऑल एक जनरल स्ट्रेटजी है हर सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स में भी ऐसे ही करना है, रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, जीएस में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही करना है कि पढ़ा, पढ़ने के बाद रिवीजन किया, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की के बाद सेक्शनल दिए, ठीक है। और इस तरीके से करोगे तो गारंटी बना करके चलो मेरे भाई, नौकरी किसी और की ना हो तुम्हारी ज़रूर होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जैसे कि आपको 100% सिलेबस जो है पूरा करना है। हालांकि देखो, सिलेबस कभी भी 100% पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम रैंक 1 के लिए मत सोचो कि तुम्हारा रैंक 1 आएगा। हाँ, तुम इस बात के लिए ज़रूर सोचो मेरे भाई यहाँ पर कि मेरा सिलेक्शन होगा, उसके आधार पर पढ़ना है। माइंड में 100% इंसान लेकर के चलता है तो 90% तक की चीज़ें कवर कर पाता है, लेकिन 90% ही लेकर के चलोगे तो तुम्हारा कभी भी 90% नहीं अचीवेबल हो पाएगा। तो अपने सिलेबस पर कोशिश करो कि सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा अपना कवर करके जाएं, मिस कुछ मत करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जो करनी है, अगर मान लीजिए कि इन 3 महीनों के अंदर में आप सिलेबस भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि इन 3 महीने के अंदर में तैयारी हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसी है, आप पेपर देंगे तो वो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं, वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे भाई, आप यहाँ पर यूपीएसआई के अगर क्वेश्चन लगा चुके हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इस बार का पेपर हुआ है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, आप मेरे भाई उनको ज़रूर बना करके जाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये यूपीएसआई की तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आप है, एक डेली रिवीजन का नोटबुक बना लो, इसके अंदर में 1 से 2 पन्ने का, या ऐसा कर लो कि रात को सोते समय अपना एक टारगेट दे दो एक नोटबुक के अंदर में। जैसे मैं क्या करता हूँ, आज भी गूगल नोट में मेरे भाई मैं लिखता हूँ, ठीक है। और अगले दिन जब मैं उसको पूरा कर लेता हूँ तो मैं उसको टिक कर दूंगा या मैं उसको कट कर दूंगा। इससे आभास ये हो जाता है कि मुझे जो करना था, क्या मैं वो कर पाया या नहीं कर पाया, और कितनी चीज़ें कर ली, कितनी चीज़ें छूट गई। जो छूट जाती हैं फिर उसको अगले दिन ट्रांसफ़र करके हम अगले दिन पूरा कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा काम मेरे भाई आप यहाँ पर कर लेना। बाकी वीकली टेस्ट तो देना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेज़ वाइज रणनीति होती है, फेज़ नंबर 1 में मैंने बता दिया किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पर चूंकि चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, खिचपिच ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए यहाँ पर, तो इसको संभालने का एक ट्रैकर भी मैंने आपको दे दिया है। इसका मेरे भाई इसी तरीके से आप लिख करके एक प्रिंट आउट निकलवा लेना या इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसमें यहाँ पर क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग। मैंने यहाँ पर लिखा कि क्या इसमें आपने स्टेप नंबर 1 मतलब क्या आपने क्लासेस देख करके चारों सब्जेक्ट की सिलेबस पूरा कर ली। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाए मेरे भाई, यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से आप इसको टिक कर देना। हाँ जी, हमने हिंदी की सारी वीडियो अपने टीचर की देख ली, रीजनिंग की हमने सारी देख ली, गणित की हमने सारी देख ली, तो स्टेप नंबर 1 पूरा है। स्टेप नंबर 2, क्या आपने सारों सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन यहाँ पर आप टिक कर देंगे मेरे भाई। स्टेप नंबर 3 अगर हम बात करें, क्या आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली, क्या आपने हिंदी के सारे क्वेश्चन अपनी किताब से लगा लिए, क्या आपने सामान्य ज्ञान के लगा लिए, उसके लिए ये टिक करना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर स्टेप नंबर 4 कि क्या ये जो सारे सब्जेक्ट है, क्या आपने उनके टेस्ट दिए थे यहाँ पर, और जहाँ से भी दिए थे, जिस भी प्लेटफॉर्म से दिए थे, उसका नाम आप लिख लेंगे। ये आपके अपने पास रहेगा, इसको लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका देना, फाड़ करके चिपका देना और नोट करते रहना। और स्टेप नंबर 5, क्या आपने साप्ताहिक टेस्ट दिए थे इनके। इससे क्या होगा ना, कॉन्टिन्यूसली तुम ट्रैक करते रहोगे, तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारी खामियाँ, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रहेंगी। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये वो वीडियो नहीं है जो रात में सोए थे और मेरे भाई रात भर जग करके बना दिए। मुझे वक्त लगा, 10-12 दिन का वक्त लगा, तब जा करके ये चीज़ें मेरी तैयार हो पाई हैं, ठीक है। तो एक हमने ओवरऑल ट्रैकर भी बना दिया है और एक हमने आपके चैप्टर के हिसाब से भी ट्रैकर बना दिया है। 2 तरह के ट्रैकर बनाए। जैसे मैं जब सब्जेक्ट में अपने बैच में पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चों को स्पष्ट रूप से कह रखा कि देखो इसी तरीके से मैं तुम्हारी चीज़ें करवाऊंगा, तुम्हें करनी है। जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों का स्टेप नंबर 1 क्या है कि भैया हम क्लास देखे बैच में सर का, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है स्टेप नंबर 1 टिक कर देंगे। फिर हमने अपने दम पर रिविजन किया तो हम इसको टिक कर देंगे। हमने किताब से PYQ किताब से प्रैक्टिस कर ली तो इस पर टिक कर देंगे। और लास्ट में उसका हमने
एप्लीकेशन से टेस्ट दे दिया तो उस पर टिक कर देंगे। तो जब तुम्हारे सारे टिक होते जाएंगे तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? ठीक है, तो दो तरह का ट्रैकर मैंने दिया है, एक मैंने तुम्हारा ट्रैकर मैथ्स में दिया हुआ है और एक मैंने ओवरऑल ट्रैकर दिया हुआ है। ये दोनों का दोनों मैथ्स वाला भी ट्रैकर निकाल करके बना लेना, मतलब या तो खुद से बना लेना, ऐसे पेपर पेन में लिख करके चिपका देना, नहीं तो मेरे भाई इसी की प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये जो मिलेगा मैथ्स भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट आउट इसकी निकाल लेना भाई। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इससे क्या रहता है ना, एक आभास रहता है, इंसान को पता रहता है वहाँ पर कि मेरी कमियाँ क्या है, मेरी खामियाँ क्या है। तो ये फेज़ नंबर 1 जो है यहाँ पर, ये तब है जब आप ये 3 महीने के अंदर में अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो। जैसे एक तरफ पूरा करते हो टिक करते हो, फिर पूरा करते हो फिर टिक करते हो, फिर पूरा करते हो फिर टिक करते हो, तो इससे थोड़ा 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 सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता जाएगा। अब फेज़ नंबर 2, जब तुम्हारा सिलेबस पूरी तरीके से हो गया पूरा, अब उसके बाद में क्या करोगे? तो अब उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जो काम रह जाता है वो रहता है रिवीजन का और प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट का। तो इसीलिए मैंने फेज नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर ये रखा है कि इन 4 सब्जेक्ट में आपको डेली का कितना वर्क होना चाहिए, डेली आपको क्या करना है। तो डेली में आपको गणित में मेरे भाई 40 से 50 सवाल जो है आपको अपने यूपीएसआई वाले इस किताब से मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, फिक्स कर लेना है, माइंडसेट बना लेना है। एक बार बना चुके हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार और बनाओ। ठीक है, मुझे हमेशा एक ब्रूस ली की लाइन याद आ जाती है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे तो उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो वही बात है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन लगाने वाला मेरे भाई टॉपर नहीं बनेगा, जिसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर है टॉपर वो बनेगा। और कंसेप्ट जैसे ज़्यादा क्लियर कब होंगे, जब आप क्वेश्चंस को बार बार लगाएंगे। तो इसीलिए आप 40 से 50 क्वेश्चन अपनी इस किताब से प्रैक्टिस करें और यकीन मानिए एक भी सवाल आपके परीक्षा में से बाहर नहीं आएगा, मैं आपको इतना वादा करके देता हूँ। 145 रुपये में ये किताब जो है फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। ठीक है, बहुत ही सस्ती वे में, तो आप इससे बढ़िया से मंगा करके बढ़िया से इससे प्रैक्टिस करिए। हर एक कंसेप्ट मैंने इसमें डाला हुआ है और मज़ा आ जाएगा आपको। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 30 से 40 सवाल आप कर लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर की किताबें काफ़ी सारी हैं, विक्रमजीत सर की किताब है मेरे भाई यहाँ पर, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी में आप अपने नोट्स का रिवीजन करिए और 60 सवाल लगाइए, क्योंकि हिंदी वन लाइनर होता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है, तो 60 क्वेश्चन डुएबल है, इतना आप कर सकते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो अपने नोट्स का रिवीजन करिए और 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैंने प्रैक्टिस शब्द पहली बार जीएस में डाला, कारण था मेरे भाई क्योंकि बच्चों के भूलने की आदत, पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं। मैंने कहा तुम एक काम करो मेरे भाई, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कहीं पर कोई टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। तो ये कर लेना फेज़ नंबर 2 में। ठीक है, बाकी कंटेंट समझ में आ रहा है अभी मेरे भाई, तो अभी हम और भी अलग अलग परीक्षाओं की स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। यूपीएसआई में क्या पता मैथ्स की स्ट्रेटजी लेकर के आ जाए, दिल्ली पुलिस की लेकर के आ जाए, यूपी कांस्टेबल के लेकर के आ जाए। तो ये चैनल डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रेटजी और गाइडेंस के लिए ही बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरे भाई अपने पढ़ाई में संलग्न हो पाएँ, बढ़िया तरीके से मेहनत आप कर पाएँ वहाँ पर। ठीक है, तो 3 बातों के ऊपर में हम चर्चा कर चुके हैं। पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस की बात कर ली, फिर हमने कट ऑफ की बात कर ली, फिर हमने फेज वाइज स्ट्रेटजी की बात कर ली। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, क्योंकि आप तो बोलेंगे सर आपने तो ये कहा था कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सिलेबस होगा, इसमें क्या ज़्यादा पढ़ के जाना है, क्या कम पढ़ के जाना है। तो अब उसकी चर्चा इसमें करेंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको दिन में 9 घंटे कम से कम पढ़ने की आदत लगानी होगी, अगर अगले 3 महीने का आप यहाँ पर टारगेट बना करके चल रहे हो तो। और 9 घंटे का जो ब्रेकआउट है वो ऐसे करना होगा कि शुरू में मैथ्स और रीजनिंग को 2.5 घंटे आपको देने हैं, जीएस को भी आपको 2.5 घंटा देना है। जीएस में ही समझ लीजिए मूल विधि संविधान मैंने रख दिया है। ठीक है, और हिंदी को आपको 1.5 घंटे दे करके चलना है, इतना ब्रेकआउट करना है। कई बार रीजनिंग को कम कर लेना, थोड़ा सा मूल विधि संविधान में समय दे देना, थोड़ा सा गणित में दे देना, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इतना समय दे करके चलना पड़ेगा। तो ये 9 घंटे का आपका ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अब इस 9 घंटे में जैसे मैंने कहा कि यहाँ सामान्य हिंदी 1.5 घंटे आपको देने हैं, तो सामान्य हिंदी में जैसे यहाँ पर क्या क्या भाग है, 1.5 घंटे में आधा 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 घंटा करके तीनों भाग में देना है। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी होता है, ग्रामर होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो यूपीएसआई में वोकैबुलरी के जगह पर शब्दकोश होते हैं, ग्रामर के जगह पर व्याकरण होता है और कॉम्प्रिहेंशन के जगह पर अपठित गद्यांश और साहित्य समझ होती है। ठीक है, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले शब्दकोश के ऊपर में फोकस करना है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो याद करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो सुबह उठ करके आधा घंटा इसके ऊपर में दो, याद करो बेहतर तरीके से बिना कोई दिक्कत के। फिर उसके बाद में व्याकरण पढ़ो और व्याकरण की अभ्यास भी करो, और उसी तरीके से अपठित गद्यांश जो है वो आपको पढ़ना भी और उसकी अभ्यास भी करनी है, कोई अच्छी किताब से, कोई अच्छे टीचर से।
ठीक है। हिंदी व्याकरण का ये पूरा पूरा आपका सिलेबस हो गया। हम आपको पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर, तो आप मेरे भाई जा करके वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा पूरा आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका मेन एज इट इज सिलेबस है। हिंदी व्याकरण के बाद अगर हम बात करें तो मेरे भाई जो शब्दकोश हो गए, जो सुबह में आधे घंटे हमने आपको कहा पढ़ने को, उनमें ये सारा पढ़ करके जाना है, जैसे पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर अनेकार्थी, इस तरीके से करके यहाँ पे। और बाकी जो हो गया अपठित गद्यांश हो गए यहाँ पर, तो प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना होगा। इसमें सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है, ये थोड़ा पढ़ना होगा आपको बेहतर वे में। ठीक है, हिंदी की जो क्लासेस है मेरे भाई ऑलरेडी हमारे स्टेट एग्जाम पर चल रही है और दीपक सर बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। आरजी स्टेट एग्जाम है, वहां पर हिंदी बहुत शानदार तरीके से वो कवर करा रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई और शिक्षक का समझ में आता है, बेहतर लगता है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम बात करें मेरे भाई सामान्य ज्ञान को लेकर के, ठीक है, सामान्य ज्ञान में मेरे भाई तीन चीजें हो गई, मूल विधि हो गया, संविधान हो गया, और एक अपना सामान्य ज्ञान हो गया। यूपीएसआई ऐसा पेपर है जहां मूल विधि, संविधान को स्पेशल नोटिस दिया गया है, स्पेशल अटेंशन दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो है परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान सीमित होता है। तो इसमें अगर मैंने कहा 2.5 घंटे, तो क्यों कहें, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मूल विधि को लेकर के, तो देखिए ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, और इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। आपको व्यूज़ के चक्कर में नहीं जाना होगा, आपको उस टीचर को पकड़ना होगा जिसके कमेंट में बच्चों ने उसको बहुत बेहतर बता रखा होगा, जिनको काफ़ी बढ़िया जानकारी है, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और इनका पढ़ाया हुआ रिलेवेंट है। अगर ये 3 मसाले, 3 फैक्टर आपको वहाँ मिल जाते हैं, तो आप वहाँ जुड़िए, आप वहाँ पढ़िए, और नहीं मिलते तो फिर आप दूसरा टीचर पकड़िए। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब पूरा पूरा मेरे भाई जो है एक एक बारीकियों से सारी चीज़ें पूछी जाती है, और इस पर बहुत ज़रूरी होता है सही शिक्षक का चयन करना, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकती है। तो 1 घंटे मूल विधि हो गया, 1 घंटे संविधान हो गया। ये देख लीजिए आप यहाँ, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति उद्देश्य, इस तरीके से करके आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको सामान्य ज्ञान पर मेरे भाई शुरू में आपको अभी आधा घंटा देना है। अगर वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो बाद में उधर से समय कम करके फिर आप सामान्य ज्ञान वाला जो समय है वो बढ़ा दीजिएगा। बट फिर से कहूँगा, मूल विधि और संविधान उसी शिक्षक से पढ़ें जिसकी थोड़ी बेहतर जानकारी हो, जो पढ़ करके ना आया हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जो शुरू से मतलब एक अच्छा डिग्री होल्डर हो, बढ़िया हो, जो आपको समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, 4 मतलब पन्ने पढ़ करके कोई भी पढ़ा सकता है कैमरे के आगे आकर के, ऑनलाइन का ये ज़माना है, तो आप उस चक्कर में ना पढ़े, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, अब आ जाता है मेरे भाई गणित की बारी लेकर के। 2 विषय का हो चुका जानकारी पूरा, अब गणित में यहाँ पर क्या करना है। गणित में असल में आपके 2 भाग हैं, संख्यात्मक योग्यता जो ओरिजिनल मैथ है, और बाकी ये वाला जो भाग है वो आपका रीजनिंग का भाग है। ठीक है, अगर हम मैथ्स वाला सिलेबस देखें तो जो दिया गया है आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप में, वो पूरा पूरा ये मेरे भाई सिलेबस है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं दिए गए हैं, लेकिन सवाल पूछ लिया गया है, जैसे प्रोबेबिलिटी है और बाकी चीज़ें हैं, बट हम बैच में सब कुछ पढ़ाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैथ्स का पार्ट, और ये मेरे भाई बाकी आपका रीजनिंग का भी एक भाग है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में जो मैंने तरीका बताया था एकदम आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। आपको मेरे भाई मैथ स्पेशल बैच से सारा पढ़ना है, कवर करना है। उसके बाद में आप मेरे भाई यहाँ पर क्लासरूम शीट आप लगाएंगे, मल्टीपल बार लगाएंगे। ठीक है, जो हमने कराया है, बाकी मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, और इस तरीके से ये पूरा पूरा भाग रहेगा। और बाकी मैथ्स में जो दूसरा वाला भाग था रीजनिंग वाला, वो यहाँ पर ये सिलेबस है। ठीक है, PDF में दे दूंगा तो डाउनलोड कर लेना। तो मैथ्स के आपके दोनों भाग हो गए। आप मेरे भाई मैथ्स में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, है ना, आप जिसका मर्जी चाहे बैच ले लो, आप जहाँ से यूट्यूब से पढ़ लो मेरे भाई, इतना जान लो कि आपको सबसे बेस्ट जो मिलेगा ना, वो यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैं भी और लोगों की चीज़ें देख रहा हूँ कि वो भी क्या करा रहे हैं, और मुझे पता है कि पिछली बार का पैटर्न क्या था, इस बार वो क्या करा रहे हैं। ठीक है, एकदम कंप्लीट डिफरेंट है, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे लेवल के सवालों के साथ में पाला पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे लेवल के कंसेप्ट हमें जानने पड़ेंगे, पेपर को क्रैक करने वाली रणनीति जाननी पड़ेगी। एक बार में हमने 5 सरकारी नौकरियाँ निकाली है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर वो तरीके जिनसे आपका सिलेक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यही लाइन इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे भाई। और ये इसीलिए बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास में वो तरीका है। तो गणित की पूरी तैयारी आप मेरे ऊपर में छोड़ दो, यूपीएसआई के इस बैच के साथ में जोड़ करके आप अपनी तैयारी में जान लगा दो। पढ़ना आपको यहाँ से है, प्रैक्टिस मेरे भाई आपको यहाँ से करनी है, बस इतना समझ लेना है। ये किताब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो गणित में तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो 3 विषय हो गए। चौथा विषय अब आपका आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के मानसिक अभिरुचि, और यहाँ पर ये जो है आपकी बुद्ध लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये 3 भाग हो गए। रीजनिंग का ये पूरा पूरा सिलेबस हो गया आपका यहाँ पर। और जैसे मैथ्स में मैं आपको बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ, वैसे रीजनिंग में आपको विक्रमजीत सर जो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बहुत शानदार तरीके से करा रहे हैं। मैथ्स में जैसे आप मेरे ऊपर में पूरी तरीके से जो है विश्वास रख सकते हैं सारी चीज़ें, वैसे रीजनिंग में आप उनके ऊपर में रख सकते हैं। और पूरा पूरा रीजनिंग जो है ये सारा का सारा टॉपिक आप उनके बैच
मैथ से पढ़ सकते हैं। हमारा भी 350 का, उनका भी 350 का, अगर कॉम्बो लेते हैं तो आपको कम में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा बच्चों रीजनिंग का आपका ये सिलेबस हो गया। रीजनिंग में मेरे भाई आप इस तरीके से करेंगे। रीजनिंग में कुछ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, रीजनिंग अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। रीजनिंग इज द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन यूपीएसआई लेवल। क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा बहुत बढ़िया लेवल का रहता है, एसएससी से भी बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है, और शुरू से सर अपना रीजनिंग स्पेशल बैच यूपीएसआई के लिए निकालते हैं और बढ़िया तरीके से बताते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से आप एक अच्छे शिक्षक विक्रमजीत सर का चयन कर सकते हैं और यहाँ से आप इनका पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा बढ़िया प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। नॉर्मल क्वेश्चंस के आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर की किताब है विक्रमजीत सर की भी, और भी टीचर्स की हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना बेहतर होगा। ठीक है, सर ने अपनी किताब में अपडेट करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट यहाँ पर जितना ज़रूरी है सीखना, उतना ही ज़रूरी है अप्लाई भी करना। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रैक्टिस पर भी ध्यान दोगे, सेक्शनल टेस्ट पर भी ध्यान दोगे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये वो टॉपिक्स हैं मेरे भाई जिसके ऊपर में आपको स्पेशल फोकस करना है, जिस पर क्राउड सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रख करके चलिए। ठीक है, ये सारी बातें फ्रॉम बेसिक बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक आप सर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरीके से आपको नॉन मर्वल वाले पार्ट पर भी आपको मास्टरी मेरे भाई करनी ही पड़ेगी, और सेक्शनल टेस्ट जैसे मैंने कहा था वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स की कंप्लीट तैयारी हमसे हो जाएगी, और अगर आप मैथ और रीजनिंग दोनों लेना चाहते हैं तो आपका बढ़िया ऑफर में मिल जाएगा 599 में, आप यहाँ से कर सकते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ये हो जाएगा। लाइव चलेगा क्लासेस यहाँ पर, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाएंगे बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेंगे। किसी तरह की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। तो ये मेरे भाई हो गया तुम्हारा डिटेल वे में पूरा पूरा मेरे भाई चारों सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा था कि हम आपको जो है पूरी पूरी 5 चीज़ें बताएंगे, 4 चीज़ें तो बता चुके हैं, 5वीं चीज़ आपकी ज़रूरी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी तो दोस्त हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। एक शिक्षक से हर बच्चा लगभग पढ़ रहा होता है मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन कुछ जो है उस पार चले जाते हैं, कुछ इस पार टिक जाते हैं। वो होती है आपकी अपनी पर्सनल गलतियाँ, वो मत करिएगा बस। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 2 बातें लिखिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने में अगर हम बात करें तो देखो, जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा पढ़ना है ना बच्चों, उतना ही महत्वपूर्ण बच्चों तुम्हारा रिवीजन भी है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा 40 से 50 ऑन एन एवरेज, हर सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को लेकर के चलो। ठीक है, वीकली टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहता है और आप ट्रैक पर बने हुए रहते हैं। जब अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट देते हो ना, तो वहाँ एक आइडिया लग जाता है कि आप बाकी भीड़ में कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। आप अपना बढ़िया तरीके से नोटबुक मेरे भाई बना करके रखो, जिससे आप ट्रैक कर पाओ अपनी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, बाकी टाइमर्स का इस्तेमाल करो अगर तुम्हें और स्पीड बढ़ानी है तो। क्या नहीं करना है वो ध्यान रखो, क्लासेस को स्किप मत करो यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप टॉपिक्स को स्किप मत करो, आप ये मत सोचो अरे ये तो मेरे को आता ही है, कर लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज से 2 साल पहले से पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको मैं ये बात बता दूं कि भाई मेरे 2 साल में पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, मैं गणित का शिक्षक हूँ, मैं आए दिन सवालों से उलझता रहता हूँ। मैं यहाँ पर देखते रहता हूँ, सीडीएस के क्वेश्चन में ये पूछा गया, यूपीएसआई में ये पूछा गया, यूपी कांस्टेबल में ये पूछा गया, दिल्ली कांस्टेबल में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पैटर्न में बदल रहे हैं। तो आप अपने आप को आउटडेटेड मत बनाइए और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है क्लासेस को देखिए, कंसेप्ट को सीखिए, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरत पड़े आप 1.5x पे देख लीजिए, 2x पे देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, लेकिन मिस मत करिए, बस इतना कहना है। खाली थ्योरी पर फोकस मत करिए, प्रैक्टिस पर भी फोकस करिए। इस किताब का होना ज़रूरी है, और ना सिर्फ होना ज़रूरी है बल्कि 2 से 3 बार का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक, बाकी यहाँ गिव अप मत करो भाई, मॉक टेस्ट देते रहो, और जितना महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट है उतना ही महत्वपूर्ण उसकी एनालिसिस भी है, तो ये ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, वीक एरियाज़ के ऊपर में काम करो और उसके ऊपर में एनालिसिस करो भाई। ठीक, और अंत में मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे कि भैया शॉर्टकट के ऊपर में खाली डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से गहन अध्ययन करो। मूल विधि संविधान पे स्पेशल फोकस करो यहाँ पे, और रीजनिंग के वो टॉपिक जिसमें सबके नंबर कटते हैं उसके ऊपर में भी स्पेशल फोकस करो। ठीक है, बस एक ही बात कहूँगा अंत में यहाँ पर कि अगर तैयारी को तुमने समेटना सीख लिया, ठीक है, चीज़ों को
को बार बार करना सीख लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। अपने आप को जितना बिखेरोगे, इस समय को जितना ज़्यादा बर्बाद करोगे, उतना तुम्हारा नुकसान है। 90 दिन का अपना शेड्यूल बना करके चलो, एक एक दिन जैसे बीतता जाए वैसे वैसे दिन को मेरे भाई काटते जाओ यहाँ पर, और अपने सिलेबस को उसके आधार पर बांट करके पूरा करते जाओ। यकीन मानो तुम्हें किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और एकमात्र जो हमने बताया उसी के आधार पर चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर इंसानी फितरत ये होता है, हम वीडियो 100 लोगों की देखते हैं और लास्ट में हम कुछ भी नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 लोगों की ही वीडियो देखो, 4 की ही वीडियो देखो, लेकिन कम से कम उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बाकी अगर मेरी बातें समझ में आई हो, आपका चीज़ें पसंद आई हो, तो यहाँ पर वीडियो को हर जगह पर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक फ़ायदा मिल पाए यहाँ पे। ठीक है, और मेरे भाई जो है आप उनको सहयोग कर पाएँ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। जय हिंद।